मित्रों नमस्कार। आज मैं जो बात करूँगा राजस्थान के संदर्भ में विशेष तौर पर है। बाकी आधुनिक भारतीय इतिहास का भी आर्थिक इतिहास। तो आर्थिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण पहलू जो ब्रिटिश काल में सामने आता है वह है भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। जो कृषि उत्पादन भारत में परंपरागत तौर पर हो रहा था वह स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुरूप ही था, किंतु जब ब्रिटिश सत्ता स्थापित हुई भारत में तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापारिक हितों को पूरा करने के लिए यहाँ की कृषि के स्वरूप में परिवर्तन किया। और इन परिवर्तनों में एक परिवर्तन था कॉमर्शियल क्रॉप्स अधिक से अधिक उपजाने का, जो हम वाणिज्यिक फसलें कहते हैं। और हमने इसीलिए भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण एक परिणाम ब्रिटिश साम्राज्य का माना। और ये जो कृषि का वाणिज्यीकरण है इसके दुष्परिणाम कई तरीक़ों से किसान समुदाय के विपरीत रहे। और जब किसान के विपरीत रहेंगे तो निश्चित तौर पर इस देश के हितों के विपरीत भी वे रहे, क्योंकि अधिक कॉमर्शियल क्रॉप्स उपजाने के परिणाम स्वरूप खाद्यान्नों का अभाव पैदा होना एक स्वाभाविक बात थी। तो मैं यहाँ इतने विस्तार में नहीं जाऊँगा, लेकिन उसी से जुड़ी हुई अफ़ीम के बारे में बात करूँगा। अफ़ीम की खेती या अफ़ीम उत्पादन में अंग्रेज़ों की विशेष रुचि थी। और उस विशेष रुचि का कारण यह था कि वे यूरोप में या इंग्लैंड में ले जाकर के अफ़ीम नहीं बेचना चाहते थे, बल्कि उन्हें चीन में अफ़ीम का एक अच्छा बाज़ार मिल रहा था। उस बाज़ार में ये अफ़ीम का व्यापार करके अधिक से अधिक धनार्जन करके वे अपने देश ले जाना चाहते थे। और भारत में जब उनका साम्राज्य स्थापित हो गया तो चीन के समीप स्थित होने के कारण इसका लाभ सीधे तौर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अफ़ीम व्यापार के रूप में भी मिला। अफ़ीम पर मोनोपोली की बात भी होती है। जो ब्रिटिश मोनोपोली अफ़ीम पर हुई वह बड़ी ही विस्तृत रूप में सामने हमारे आती है, क्योंकि सबसे पहले ये जो इन्होंने राज भी अंग्रेज़ों का स्थापित हुआ था बंगाल में। तो बंगाल में ही 1797 से कंपनी ने बंगाल और बिहार में अफ़ीम के उत्पादन को अपने नियंत्रण में ले लिया था। और अपने नियंत्रण में लेने के पीछे उद्देश्य ही था ताकि वे एक सुरक्षित व्यापार चीन के साथ कर सकें। अब जो मैं आज बात करना चाहूँगा वो करूँगा राजस्थान के संदर्भ में, क्योंकि राजस्थान भी अफ़ीम उत्पादन के लिए मध्यकाल से जाना जाता रहा है। इवन आप आश्चर्य करेंगे 1498 में जब पुर्तगालियों का आगमन भारत में शुरू हुआ तो पुर्तगाली जो हैं वो राजस्थान की अफ़ीम के बड़े ख़रीदार थे। तो जो अफ़ीम राजस्थान में उत्पादित होती थी वो केवल राजस्थान तक सीमित नहीं, बल्कि वह मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर होती थी। तो मैं वापस व्यवस्थित तरीके से जो बात करना चाहता हूँ, जब अफ़ीम का नाम आता है तो हमारे जहन में एक बात उठती है। अफ़ीम का मतलब एक नशीला पदार्थ, एक जहर, एक ड्रग, और इससे अनेक तरह के नशीली दवाइयाँ और नशीले जो है पदार्थ बनाए जाते हैं जिनका उपभोग लोग नशे के लिए करते रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ अफ़ीम एक जो है मेडिसिन्स के रूप में भी इसका प्रयोग आयुर्वेद में व्यापक रूप से होता रहा है। और दूसरी मेडिसिन्स में भी जहाँ पर भी इससे जो है आदमी की बॉडी को सुस्त करके अगर कोई ऑपरेट भी करना है तो उससे नशा उस गोली को दे करके उसे जो है थोड़ा सा दर्द कम महसूस हो, इस स्थिति में लाया जा सकता है। तो अफ़ीम के उपयोग तो बहुत थे। मैं अफ़ीम के बारे में थोड़ी बहुत रुचि जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, जब मैं कोटा शहर में था तो कोटा अफ़ीम उत्पादन का एक बड़ा क्षेत्र माना जाता था। अफ़ीम जो है अफ़ीम की खेती नहीं होती है, खेती होती है पोस्ट की, जिसको कहते हैं पॉपी, POPPY। तो पॉपी जो है उसका एक प्रोडक्ट है ओपियम। अफ़ीम जो है उसका एक बाय प्रोडक्ट है। जैसे जो इसका प्लांट होता है पॉपी का, जैसे पोस्ट के दाने आप देखते हैं ठंडाइयों में पहले डाला जाता था। पोस्ट के दाने मिठाइयों में भी काम आते हैं। इसके अलावा पोस्ट के भी बहुत उपयोग हैं। हम लोग जो है अनेक दवाइयों में भी पोस्ट के बीज को काम में लेते हैं।
तो ये जो पेड़ है इसका पोस्ट का, इसका कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जिसका उपयोग ना होता हो। इसकी जो पत्तियां हैं, अगर हरा 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 प्लांट है तो उसका साग बनता है। अगर वो प्लांट सूख करके तैयार भी हुआ तो उसके बाद जो पत्तियां उसमें झड़ जाती है, इसको पानसी कहते थे कोटा में। और एक समय तक मैं जब गया कोटा 1988 में, उस समय वहाँ पानसी सब्जी मंडी में बिका करती थी, जिसको लोग दाल में डाल करके खाते थे। वो बहुत स्वादिष्ट होती थी। अब मैं उसके वृत्तांत नहीं जाऊँगा। मैंने इसके खेत भी देखे हैं जिनमें बड़ा सुंदर फूल खिलते हैं और बहुत ही लुभावना उसका स्वरूप होता है। लेकिन उसका जो सबसे खतरनाक प्रोडक्ट है वो अफीम है। तो जो फूल आता है, फूल के बाद उस पेड़ में एक उसमें फल टाइप, जिसको डोड़ा कहते हैं, डोड़ा आता है और डोड़े में चीरा लगाया जाता है। चीरा लगाने के बाद छोड़ देते हैं। चीरा लगाते उसमें दूध निकलता है और दूध जो जम जाता है, सूख जाता है, उसको खुरच करके एकत्रित किया जाता है, वह अफीम होता है। ये उसमें चीरा 3 बार लगता है इंटरवल्स पर। तो 3 बार के चीरा में जितना इकट्ठा हो जाता है वो इकट्ठा कर लेते हैं। बाकी जो उसका डोड़ा है, उसके पोस्ट के डोड़े का भी बिक्री हो जाती है। उसे लोग उबाल करके पीते हैं, जिससे वो भी एक तरह का मादक पदार्थ है और चाय की तरह भी उसका उपयोग लोग करते हैं। जिसके ठेके होते हैं और वो सरकारी नियंत्रण में है। आज भी सरकारी नियंत्रण में ही अफीम। तो मैं उस अफीम के बारे में अभी बात करूँगा। तो जो राजस्थान की स्थिति, जिसके बारे में अक्सर आपसे बताता हूँ कि 1818 का वर्ष बहुत ही स्मरणीय वर्ष है। ये वह वर्ष है जब राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई थी। और ब्रिटिश सत्ता की स्थापना न केवल राजस्थान में हुई, बल्कि जो राजस्थान का एडजॉइनिंग एरिया, जिसे हम मध्य प्रदेश के नाम से, मालवा के नाम से जानते हैं, वह मालवा भी मराठों के अंतर्गत था। किंतु 1818 में मराठा शक्ति को भी, जिसमें खासतौर पर होलकर और सिंधिया थे, वे भी अंग्रेज़ों के अधीन हो गए। उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ संधि करके उनकी जो है सबॉर्डिनेशन एक्सेप्ट कर लिया और उनकी जो सुप्रीमेसी है वो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। तो ये 1818 का वर्ष इतना महत्वपूर्ण है कि इस साल ये जो मालवा और राजपूताना का क्षेत्र है, ये अंग्रेज़ों के नियंत्रण में अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट तो उन्होंने लिया ही नहीं इनको। ये कहा कि इंटरनल अफेयर्स में ऑल द प्रिंसली स्टेट्स विल रिमेन ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट, बट दे वर नेवर इंडिपेंडेंट, दे वर नेवर ऑटोनोमस। और जहाँ जहाँ आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता पड़ती थी, उसके साथ ये हस्तक्षेप भी करते थे और अपने लाभ सुनिश्चित करते थे। तो अफीम एक सबसे मूल्यवान वस्तु यहाँ उनको प्राप्त होने वाली थी। तो जो राजपूताना और सेंट्रल इंडिया में अफीम पैदा होती है, उसको जेनरिक नेम जो दिया गया, उसको जो उसका एक जातिगत नाम कहें एक तरह से, तो वो उसे मालवा अफीम के नाम से उसका ब्रांडिंग हुई। और मालवा अफीम में राजपूताना और सेंट्रल इंडिया का जो मालवा क्षेत्र माना जाता है, ट्रेडिशनल नेम जिसे मालवा कहते हैं, उनकी जो प्रोडक्शन है उसको एक किया गया। और हम देखते हैं कि किस तरीके से आते ही 1818 में दोनों ही जगहों पर ये जो अफीम है, इस पर नियंत्रण कायम करती है ब्रिटिश सरकार। और नियंत्रण का प्राथमिक उद्देश्य तो ये बताया गया कि ये एक जहरीला और ख़तरनाक पदार्थ है और इसलिए इसका जो खेती है वो सरकारी नियंत्रण में होनी चाहिए। उसके बिना फिर इसका विस्तार ज़्यादा होगा तो ये नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन वास्तविकता ये नहीं थी। वास्तविकता ये थी कि वे अफीम व्यापार में पहले से संलग्न थे और अफीम व्यापार के लाभ को अपने हाथों में केंद्रित करने के लिए वे इस पर नियंत्रण चाहते थे। तो हम देखते हैं कि 1821 में ही, 1818 से शुरू हो रहा है, 1818 के बाद से क्या है, अफीम पर नियंत्रण अंग्रेज़ों ने कायम किया। और वो ये किया कि भाई अफीम की खेती और व्यापार वो सरकारी नियंत्रण में होंगे, उनकी सूचना के बिना ये कारोबार नहीं हो सकता। और 1821 से स्वयं कंपनी ने अपने अफीम एजेंट नियुक्त किए। वे अफीम एजेंट अफीम को खरीदने लगे और उस खरीदारी में जो स्थानीय व्यापारी थे उनका सहयोग वो ले ही रहे थे। और ख़ास तौर पर ये जो मंडी हैं, वो मंडियों में भी वही जो गांव का व्यापारी है वही लिंक था, तो उसके लिंक से ये अफीम खरीदने लगे 1821 से। और अफीम का इतना उनको चार्म हुआ कि जो इंदौर स्थित पॉलिटिकल एजेंट था
स्टेट में जो पॉलिटिकल एजेंट था, ब्रिटिश एजेंट, वो पूरे इस कारोबार को, जिसमें कि मालवा और राजपूताना की अफीम का मसला था, उसको वो देख रहा था। राजस्थान में ख़ास तौर पर जो अफीम उत्पादक क्षेत्र रहे हैं प्रारंभ मूल रूप से, उसमें जो बड़े उत्पादक क्षेत्र रहे, उसमें जो स्टेट्स थे, मैं स्टेट्स की बात करूँगा तो कोटा, बूंदी, बाद में 1835 झालावाड़ भी अलग से स्टेट बन जाता है। तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, इसके अलावा मेवाड़, जिसमें चित्तौड़ भी सबसे प्रमुख ये रहा है अफीम उत्पादक क्षेत्र, देन प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन क्षेत्रों में अफीम यहाँ ट्रेडिशनली परंपरागत तौर पर होती थी। और जब ब्रिटिश सत्ता कायम हुई तो इन राज्यों के अफीम पर नियंत्रण की नीति अंग्रेज़ों ने अपनाई। और जो जैसा मैंने बताया कि अगर 1821 में जब ये शुरुआत हो गई तो इसका आगे व्यवस्था ये हुई, क्योंकि जब ये 1821 इसके पहले तो यहाँ के व्यापारी ही इस काम को कर रहे थे, लेकिन नियंत्रण अंग्रेज़ों का था, निगरानी थी, चुंगी वसूली थी, ये तमाम चीज़ें थी। किंतु ये जब 1821 से नीति में परिवर्तन आया कि अफीम एजेंट ही नियुक्त कर दिए कंपनी के द्वारा, और वे अफीम एजेंट अंग्रेजी हुआ करते थे, वो इस अफीम का संग्रह करके अपने पोर्ट तक पहुंचाने का ये सारा काम होता था। तो अब मैं जो आगे बात करना चाहता हूँ, एक हम उसकी एक स्थिति को देखें कि किस तरीके से ये जो यहाँ का अफीम है, इसको वो कह तो रहे कि हम जन कल्याण के लिए इस पर हम नियंत्रण कायम करना चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे उनके आर्थिक उद्देश्य छुपे हुए थे। तो ये जो अफीम है, अफीम का व्यापार करने की जब 1821 में शुरुआत हुई तो राजस्थान में कुछ अफीम की संधियाँ होती हैं। और ये अफीम की संधि जो है 1824 में पहली संधि मेवाड़ के साथ हुई, जिसमें ये हुआ कि अफीम की खेती और व्यापार दोनों ही अंग्रेजी नियंत्रण में रहेंगे, और जो अफीम की खेती और व्यापार से मेवाड़ स्टेट को लाभ हो रहा है, उसकी क्षतिपूर्ति के रूप में ब्रिटिश गवर्नमेंट या कंपनी जो है राज्य को मेवाड़ के लिए रखा 40,000 रुपये सालाना क्षतिपूर्ति के रूप में देगी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 1825 में दूसरी अफीम संधि बूंदी राज्य के साथ की गई, और बूंदी राज्य को के अफीम पर अंग्रेजी नियंत्रण का अधिकार मिलने के बदले में 10,000 रुपये सालाना का उसे क्षतिपूर्ति दी गई। इसके बाद आया कोटा 1825 में ही। तो कोटा में प्रारंभिक तौर पे 50,000 1825 में ही 50,000 की क्षतिपूर्ति की राशि प्रतिवर्ष तय की गई, किंतु कोटा राज्य में इसका उत्पादन बहुत ज़्यादा था। और कोटा में एक विशेष व्यवस्था और थी, यहाँ एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम का मनोतीदारी सिस्टम था। मनोतीदारी में क्या होता था कि जो बोहरा है, जो मनी लेंडर है या साहूकार है, वो किसान को क्रेडिट देता था। तो किसान जो भी खेती करते थे, न केवल अफीम बल्कि अन्य खेती भी, वो उनके नियंत्रण उनके मनी लेंडर्स के, साहूकारों के नियंत्रण में होती थी। तो बोहरों का और साहूकारों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क था और उनका ही नियंत्रण था। तो उन्होंने वो उससे काफ़ी लाभ अर्जित करते थे, तो उनकी तरफ से इसका प्रतिरोध हुआ। और राज्य को भी ये बताया गया कि वैसे तो राज्यों की स्थिति ऐसी थी कि अंग्रेज बहादुर जो थोप दें उसे ये मान लेते थे। वो तो केवल एक लेजिटिमेसी के लिए नाटक करते थे कि हम ये ट्रीटी कर रहे हैं, हम ये कानून बना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं था, सीधी बात थी, जिसमें अंग्रेज़ों के हित थे वहाँ शासक बोल ही नहीं सकता था। किंतु विवादास्पद रहने के रहा, और राज्यों के पूरा समर्थन, जिससे कि एक तो राज्य दबाव में मानता है, एक मन से मान ले भाई हाँ चलो हमें तो इसमें फ़ायदा हो रहा है। तो फाइनली 1828 में जाकर के कोटा के साथ संधि हुई, जिस संधि के द्वारा कोटा राज्य को 75,000 रुपये सालाना क्षतिपूर्ति के रूप में दिए गए। अब यही जो तरीका है, जयपुर स्टेट में भी थी अफीम, जयपुर स्टेट में भी किया गया, लेकिन अफीम कम होती थी जयपुर स्टेट में। इन राज्य जो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के जो राज्य मैंने बताए, उनकी तुलना में जयपुर में कम थी। टोंक में भी थी अफीम। तो इन जगहों पर भी ये जो इनके अफीम एजेंट होते थे वो लेते थे। और अफीम जो राजस्थान के बारे में फिर इसको थोड़ा सा
हम जो है पीछे की ओर हम जाते हैं तो ये देखते हैं कि राजस्थान में अफीम सेवन की परंपरा बहुत लंबे समय से चली आ रही थी। इसका उल्लेख अंग्रेज़ जो आए, ख़ास तौर पर ये जो हैमिल्टन हैं उन्होंने अपने मेमोइर्स लिखे हैं, एक A.H. बॉयल्यू थे, उन्होंने अपने मेमोइर्स लिखे हैं, और कर्नल टॉड ने भी लिखा है कि यहाँ पर अमल लेना अमल देना, इसको अफीम को अमल कहते थे कि आपने अमल लिया, और जो भी शुभ अवसर होता था, किसी भी ब्याह शादी मुहूर्त मकान का गृह प्रवेश जो कुछ भी होता था उस अवसर पर अफीम का सब सेवन करते थे। तो यहाँ भी अफीम सेवन की परंपरा लंबे समय से चली आ रही थी। तो स्थानीय स्तर पर भी अफीम का पर्याप्त कंजम्पशन था, और पर्याप्त कंजम्पशन होने का ही एक परिणाम हम ये देखते हैं कि जब यहाँ अफीम पर मोनोपोली की बात चलने लगी तो मोनोपोलिस्ट जो होता है उसका एक तरीका होता है कि वह कम उत्पादन करके अधिक मुनाफा कमाता है। तो जब उसकी मोनोपोली हो जाती है, इसमें और कोई प्रतियोगिता में नहीं है, तो वो 100 की जगह 90 थिंग्स बनाएगा, और ख़रीदार 100 है बाज़ार में, तो जो 100 ख़रीदार हैं, चीज़ 90 हैं, तो 100 के बीच में प्रतियोगिता हो जाएगी, तो उस 90 के दाम बढ़ाए जा सकते हैं। तो वो उत्पादन बढ़ा करके नहीं, जो मोनोपोली कैपिटलिज्म है उसकी ये विशेषता है, जब मोनोपोली उसकी एस्टेब्लिश हो जाती है तो वो उत्पादन को कम करता है और मुनाफा को बढ़ाता है। तो यह यहाँ भी हुआ, ये जो लागू किया उन्होंने कि भाई कोई भी खेती और व्यापार अंग्रेज़ों की अनुमति के बिना नहीं होगा, उनके नियंत्रण के बिना नहीं होगा, और उसका जो ट्रेड है वो भी उन्हीं के हाथ में रहेगा। ये सारी व्यवस्थाएं चली। तो उस तरह से हम देखते हैं कि राजस्थान में इसका बड़ा ही प्रतिरोध था, लेकिन जो भी कंज्यूमर्स थे इसके, वो कंज्यूमर जो नशेबाज है या जिसको हैबिट्स हैं या जिनके परंपरा का अंग है, तो कई जगह शराब पीना भी परंपरा का अंग है, तो ये अमल भी और परंपरा का अंग हो गया। और जब अमल पर, इस पर अफीम पर ये जब मोनोपोली लागू की गई तो जगह जगह अमल के कांटे बनाए गए, क्योंकि जो अफीम थी वो उन विशिष्ट कांटों पर ही तुलती थी जहाँ तुल करके सारा रिकॉर्ड हो जाता था, और जो भी किसान या व्यापारी का भुगतान है वो बाद में होता रहता था। तो एक तरफ तो क्या था कि पहले जो स्थानीय व्यापारियों के बीच प्रतियोगिता थी उससे अफीम के दामों में वृद्धि होती थी। तो अब क्या हुआ, जब मोनोपोली कायम हो गई तो अब अंग्रेज़ अपनी इच्छानुसार उसके दाम निर्धारित करने लगे। और कहने के लिए तो ये मोनोपोली है जो इन राज्यों को पैसा देकर की गई, लेकिन सही अर्थों में देखा जाए तो ये वही कॉन्ट्रैक्टेड एग्रीकल्चर है कि किसान आइदर डायरेक्टली और थ्रू हिज मनी लेंडर ही एंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट विद द ब्रिटिश टू प्रोड्यूस सर्टेन अमाउंट ऑफ ओपियम ऑन द रेट्स, प्री डिसाइडेड रेट्स। तो आप देखिए ये वही खेती है जिस खेती पे अंग्रेज़ों ने भी खूब बार बार ये प्रयास किया कि यहाँ पे संविदा खेती हो जाए, और इस संविदा खेती से बचने के लिए आज भी राजस्थान के भारत का किसान अपना संघर्ष कर रहा है कि संविदा खेती जैसी चीज़ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो ही संविदा हुई तो जो मोनोपोलिस्ट होंगे वो मोनोपोलिस्ट पर मनमानी तर करेंगे। उसका नुकसान किसान को तो डायरेक्टली है, बिकॉज वो तो डायरेक्ट विक्टिम होगा, लेकिन पूरी मासेज सारी जनता उसकी विक्टिम हो सकती है। जो एक सोचने का मुद्दा है। मैं वापस अफीम पर आता हूँ। तो जो अफीम की खेती है ये काफ़ी विस्तृत मात्रा में होती थी, तो तब जब ये नियंत्रण होने लगा और जब किसानों को या व्यापारियों को उसमें लाभ नहीं दिखाई देने लगा तो पीछे हटने लगे। तो हम देखते हैं कि 1823 में एक बहुत बड़ी गिरावट आती है अफीम के बाज़ार में, और उस अफीम के बाज़ार के गिरावट का दुष्परिणाम व्यापारियों को भी, कंपनी को भी, इनको भी भुगतना पड़ा। किंतु 1824 के बाद जब उन्होंने मोनोपोली कायम कर ली, तो जब मोनोपोली कायम करने के बाद गिरावट का चांस नहीं रह गया, क्योंकि वो भी एक आर्टिफिशियल गिरावट थी ताकि दूसरे लोगों को इससे विमुख किया जा सके, उनको डिस्करेज किया जा सके। तो ये एक उनकी अपनी सोची समझी चाल थी। तो मैं जो इसके जो मैकेनिज़्म जो चल रहा था, क्योंकि इसके कुछ बाज़ार तो विकसित हुए अंग्रेज़ों के ज़माने में, तो ख़ास तौर पर जो हाड़ौती क्षेत्र से या हाड़ौती के मतलब राजस्थान की जो मालवा के थ्रू जाती थी, ये बॉम्बे तक पहुंचती थी थ्रू इंदौर, और एक मार्ग जो है वो यहाँ से हाड़ौती से चल करके और कराची होते हुए ये बंदरगाह तक पहुँचता था। इसी तरह से कोटा से
एक जो कराची का मार्ग था वो अजमेर, मेड़ता, पोखरण, जैसलमेर, हैदराबाद, सिंध होकर 320 कोस का ये रूट था कराची तक। कराची एक बंदरगाह था, तो बॉम्बे बंदरगाह, कराची बंदरगाह, सूरत बंदरगाह, तो ये जो वेस्टर्न इस पर कोस्ट पे है, इन बंदरगाहों से ये जो मालवा की अफीम है इसका ट्रेड हुआ करता था। और दूसरा मार्ग झालरा पाटन से इंदौर का था, और इंदौर के बाद वो आगे, जो इंदौर के बाद आगे वो बॉम्बे के लिए सीधे चली जाती थी। तो झालरा पाटन भी अफीम उत्पादन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। तो जो लंबा मार्ग है जो शुरू होता है कोटा से और कराची तक जाता था थ्रू वेस्टर्न राजस्थान, उस पर ऊँटों के माध्यम से ये अफीम को भेजा जाता था। और एक ऊँट का जो 320 कोस से पूरा पड़ता है, इस 320 कोस में ऊँट का जो भाड़ा था, 320 कोस तो आप समझ रहे होंगे, जिसको कि ये 640 मील हो जाता है। और अगर इसको उसमें कन्वर्ट करेंगे आप किलोमीटर्स में, तो ये 1000 किलोमीटर के आसपास बैठता है। तो इसका किराया था 45 रुपये प्रति ऊँट। और ऊँटों के समूह जो है के रूप में, जो उनके व्यापार के काफ़िले होते थे, काफ़िले के रूप में ये जाया करते थे। और जो झालरा पाटन से इंदौर का मार्ग था, वहाँ बैलगाड़ियों के माध्यम से अफीम को ले जाया जाता था। एक जो जब इनको अंग्रेज़ों ने अपना ये मोनोपोली कायम कर ली, तो मोनोपोली जब उनकी सक्सेसफुल नहीं रह पा रही थी, तो उन्होंने क्या किया कि 1931 में नीति में फिर परिवर्तन किया। पहले 1831 में, जो 1818 में ये आए, इन्होंने व्यापार में रुचि दिखाई। 1821 में खुद अफीम एजेंट नियुक्त करके उनसे ख़रीदारी करवाई। उसके बाद जो है मोनोपोली के लिए राजस्थान के, ख़ासतौर पर राजस्थान के जो प्रिंसली स्टेट्स जहाँ पर ये अफीम पैदा होती थी, उनके साथ अफीम संधियाँ की। और अंतिम संधि जो फाइनल है वो कोटा के साथ 1828 में होती है। लेकिन 1830 में फिर इनकी नीति में परिवर्तन आता है, ब्रिटिश नीति में, और वो एक पॉलिसी अपनाते हैं जिसको कहते हैं लेजिस फेयर की नीति, जिसमें राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। और उन्होंने फिर से अफीम को एक खुली छूट दे दी कि अफीम जो है वो खुल कर के व्यापार किया जा सकता है। तो जब खुल कर के व्यापार होने लगा, तो फिर जो है उस पर उन्होंने, अंग्रेज़ों ने अपना लाभ निश्चित करने के लिए एक नई नीति अपनाई। उसमें उन्होंने निजी व्यापारी और किसानों को नियंत्रण मुक्त कर दिया, किंतु जो इसका वो होगा, ट्रांजैक्शन होगा, जो निकले यहाँ से, उस पर शुल्क लगा दिया गया। और जो शुल्क लगाया गया वो बहुत महंगा था। 175 रुपये, 140 पाउंड पर की एक पेटी होती थी, तो एक पेटी पर 175 रुपये का शुल्क लगा दिया गया। और 1861 तक पहुँचते इस शुल्क की मात्रा एक पेटी पर 700 रुपये प्रति पेटी के हिसाब से हो गई। आप खेती करें, व्यापार करें, उस पर कोई चेक नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, लेकिन जो माल बन कर के ट्रेड के लिए जाएगा उस पर उन्होंने ये शुल्क लगा दिया गया, अब ओपियम शुल्क। और इस तरह से इस माध्यम से अधिक धन अर्जित किया जाने लगा। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि चीन में भी उत्पादन होने लगा, और चीन के साथ में एक संघर्ष की स्थिति आती है, जो आप अफीम युद्धों के नाम से जानते हैं। 1839-40 में 2 अफीम, और 1841 में 2 अफीम युद्ध होते हैं। उन अफीम युद्धों में क्या है कि चीन अंग्रेज़ों के अफीम व्यापार को रोकना चाहती है, नियंत्रित करना चाहती है, और इनको बहुत ज़्यादा लाभ उससे मिल रहा था। तो ये वहाँ पर अपना जो सैनिक अभियान के माध्यम, मतलब खुली लड़ाई हुई, उनमें जो है अंग्रेज़ विजयी रहे और उनको अफीम का सप्लाई जारी रही। तो अफीम का जब वहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, तो अफीम की खेती चीन ने शुरू की। और अफीम की खेती करके उन्होंने देखा कि यदि हम अपनी अफीम पैदा करेंगे तो कम से कम ये जो बाहर की लूट है इससे तो बचेंगे। तो एक तो क्या हुआ है कि हम 19वीं सदी के अंतिम दशक, मतलब 1880-90 के दौरान देखते हैं कि धीरे धीरे इसमें गिरावट आने लगती है। और उस जो गिरावट का कारण है, उस गिरावट का सबसे बड़ा कारण है कि एक तब तो चीन में अफीम का पैदा होना, दूसरा क्या हुआ है
कि इंग्लैंड में भी इसका विरोध हो रहा था। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस बात की आलोचना की कि हम एक जो है नशीला पदार्थ वहाँ उत्पादित कर रहे हैं और ये बहुत ही खतरनाक है। तो जो मॉरलिस्ट थे, थोड़े से नैतिकतावादी लोग थे, उनका विरोध था। तो वो चाहते थे कि कंपनी इस तरह के ट्रेड में सम्मिलित ना हो, बल्कि इसको कम से कम किया जाए और जो मेडिसिनल या दूसरे जो अत्यंत आवश्यकता है उसके लिए ही इसका उत्पादन किया जाए और इसको और ज़्यादा सीमित किया जाए। तो इस तरह की एक भावना इंग्लैंड में पनपने लगती है और परिणाम ये हुआ कि इस बात को जानने के लिए इसके क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, तो 1893 में 1893 में एक इंडियन ओपियम कमीशन बनता है, भारत अफीम आयोग। और उस अफीम आयोग का जो उद्देश्य है वो ये नहीं था कि किस तरह से अफीम के व्यापार का विकास करें, बल्कि ये था कि ये जांच की जाए कि इसको अगर बंद किया जाता है तो कितने लोग इससे प्रभावित होंगे और कितने नहीं। तो इसके लिए जब ये आयोग बना 1893 में, जिसकी 1894 में रिपोर्ट भी आई, तो इस सारे में उस रिपोर्ट को में हेरा फेरी की गई, उसको मैनिपुलेट किया गया। क्योंकि जो गवाह खड़े किए गए, जिन गवाहों ने नकली गवाह हुए, एक तो राज्य तो समर्थन में थे ही, तो राज्यों को क्या है कि ये तो अंग्रेज़ों के हाथ उठाने वाले थे, अंग्रेज जहाँ कहें वहीं तो हाथ उठा दें। तो स्टेट्स जो थे, उन स्टेट्स ने तो स्टेट्स के जो प्रतिनिधि थे, राजा के प्रतिनिधि, दीवान या जो अधिकारी, उन्होंने तो गवाही जो दी कमीशन के सामने, यही कहा कि ये बहुत उपयोगी है और इससे जो है लोग चाहते हैं इसको, और इससे इसके जाने से यहाँ बेरोजगारी हो जाएगी, आर्थिक गिरावट आ जाएगी, ये सारी बातें रखी। और दूसरी तरफ जो गवाह पेश किए गए वो सब तोता रटंत किए वाले गवाह थे, जिन गवाहों ने जा करके अफीम के पक्ष में बात कही। और परिणाम हम ये देखते हैं कि जो रिपोर्ट आती है 1894 में अफीम आयोग की, उस अफीम आयोग ने इस खेती को कंटिन्यू करने का रिकमेंडेशन दी कि इसका उत्पादन जारी रहा जाए। लेकिन जिस तरह की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्थितियाँ बन रही थी, उनमें अपने आप ही अफीम का व्यापार कम हो रहा था और अफीम का व्यापार कम होने से अंग्रेज़ों की आय पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ना ही था। तो हम ये देखते हैं कि किस तरीके से धीरे धीरे ये जो इसकी खेती है अफीम की, वो कम होने लगी। तो हम देखते हैं कि जो ख़ास बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो 1890 के बाद जो हम गिरावट को देखते हैं, तो इसका एक आंकड़ा जो हमें प्राप्त होता है कि 1891 के आसपास 1891 में जो अंग्रेज़ों की आय अफीम मालवा अफीम से जो अंग्रेज़ों की आय थी वो 2.5 करोड़, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, अंग्रेज़ों से मतलब कंपनी से है, वो 2.5 करोड़ सालाना थी, जो 1902-03 में गिरकर मात्र 99 लाख रुपए ही रह गई थी। इसी तरह के एक आंकड़े और मिलते हैं कि जो अफीम की खेती धीरे धीरे कम होती गई और 1902-03 मतलब 20वीं सदी के प्रारंभ में जो अफीम की खेती के अंतर्गत ख़ास तौर पर जो राजस्थान का हिस्सा था वो 21,699 बीघा था, वो 1923 में घटकर मात्र 8,112 बीघा रह गया और 1945 में ये 7,860 बीघा ही रह गया। तो धीरे धीरे ये जो अफीम की खेती और व्यापार पतनोन्मुख हुए, लेकिन आज भी पैदावार तो हो ही रहा है। आज भी इसको लेकर के स्मगलिंग जो होती है अफीम की सबसे ज़्यादा होती है, और ख़ास तौर पर चित्तौड़ और चित्तौड़ के आसपास का इलाका, प्रतापगढ़ का इलाका, झालावाड़ का, कोटा का, ये सब जो हैं पूरी चेन स्मगलरों की, माफियाओं की बनी हुई हैं, जो पूरे देश में ये अफीम का वितरण करते हैं। और जो अफीम के व्यापारी और किसान हैं वे तो भगवान की मनौतियाँ भी मानते हैं, और कई अफीम के व्यापारी और किसान भगवान की पार्टनरशिप में, आप देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग और हास्यास्पद स्थिति लगती है कि भगवान के पार्टनरशिप में वो व्यापार या खेती करते हैं अफीम की, और जिससे लाभ अर्जित करते हैं तो वो पार्ट मंदिर को भेंट कर देते हैं, और जो मंदिर उनके हैं उनमें जो है अकूत धन आने लगता है। अब वो किस तरह से क्या होता है वो एक अलग चीज़ है, वो जाँच का विषय है। लेकिन धर्म प्रिय देश में मंदिरों की जाँच नहीं होती है और ना भक्तों की कोई जाँच होती है, क्योंकि डाकू भी, यहाँ तो आपको पता है कि वो देवी के मंदिर पर घंटा चढ़ाते हैं, घड़ियाल चढ़ाते हैं, शिव जी के मंदिर में भी चढ़ा देते हैं और उनको लोग एक्सेप्ट भी करते हैं।
टापू से जितने एक पक्ष विरोध वो उसके अगेंस्ट है, उतना एक पक्ष उनके फेवर में भी है। तो ये यहाँ अफीम भी क्या है, एक सामान्य खेती नहीं रह गई है। वैसे तो ये नारकोटिक्स डिपार्टमेंट इसको कंट्रोल करता है, बिल्कुल नाप तोल से लाइसेंस देता है, और जितना लाइसेंस दिया गया उसका एवरेज भी उत्पादन का तय करता है। इतना सर्टेन अमाउंट ऑफ जो प्रोडक्शन है वो तो देना ही पड़ेगा आपको, और इसकी खरीदारी भारत सरकार ही करती है। ये कोई निजी व्यापारी नहीं करते हैं, भारत सरकार ही करती है। लेकिन जो निजी क्षेत्र में होता है वो स्मगलिंग का 2 नंबर का व्यापार होता है। मान लो एवरेज आपका रख दिया भाई 10 किलो का इसका एवरेज है, और उसमें मान लो 12 किलो है, 15 किलो हो गया, तो 5 किलो तो आपका जो है नियंत्रण से बाहर हो गया ना। अब उस 5 किलो को कैसे आप ट्रेड करेंगे, उसमें फिर ये स्मगलर्स की इनकी चैन चलती है। तो आज भी ये अफीम मानवता के लिए एक चुनौती बनी हुई है। ठीक है, मानवता के लिए वो कभी कभी वरदान भी है, लेकिन वो अभिशाप ज़्यादा है। तो ये जो अंग्रेज़ थे उन्होंने अपने हितों के लिए अफीम व्यापार पर पहले अपना एकाधिपत्य कायम किया, फिर एकाधिपत्य से जब ढील दी गई तो व्यापारी और किसान को अपने नियंत्रण में लिया, और से ये धन अर्जित करते गए। लेकिन जब चीन में अफीम की मांग घटी तो उसके बाद ये व्यापार 20वीं सदी के पहले दशक में ही लगभग समाप्ति की ओर जाता है। और जो अफीम है आज भी वैसे अंतर्राष्ट्रीय जो स्मगलिंग का एक क्षेत्र बना हुआ है। तो जो अंग्रेज़ों की ये नीति थी कि अफीम की खेती को बढ़ावा देना, और बढ़ावा देना क्यों, अपने लाभ को अर्जित, जब उनको अपने नियंत्रण करनी थी उत्पादन कम करवाना। लेकिन जो उन्होंने खोल करके केवल ये रख दिया हम तो जो इसका ट्रांजिट होगा उस पर शुल्क लेंगे, तो शुल्क के माध्यम से कमाया, और अंत में स्थिति ये आई कि अफीम स्वतः ही डिक्लाइन कर गई, किसान को लाभ नहीं रहा, उसने अफीम की बुवाई बंद कर दी, उसके ऊपर नियंत्रण ज़्यादा कायम होते रहे, और जो खाद्यान्नों का अभाव पैदा हो रहा था उस खाद्यान्नों की पूर्ति के लिए आवश्यक था अफीम की खेती को ख़त्म करके गेहूँ और चावल की खेती की जाए। धन्यवाद।